सुनो बेटा, it become probable that an outflow or future economic benefit will be required to be an item previously dealt with an contingent liability, a provision is recognized in a financial statement of the period in which the change in probability occur, except in the extremely are circumstances where no reliable estimation can be made. ये कहता है कि अगर कोई चीज आपकी उसके चांसेस क्या हो गए हैं, ज्यादा हो गए हैं, तो आप उसका क्या बना लोगे बेटा, मतलब उसकी कंटीजेंसी ज्यादा हो गई है कि हाईली ये है कि आपको डैमेज देना, मतलब पेमेंट करनी ही पड़ेगी, लाइबिलिटी कंफर्म होने वाली है, वो बस एक जस्ट डिसीजन मात्र बाकी है, जो भी डिसीजन आएगा और कंफर्म है कि आपको देना ही देना पड़ेगा, आपका जो लीगल एडवाइजर उसने बता ही दिया बेटा। तो आप क्या करोगे, उसका प्रोविजन बना लोगे। अब सुनो, प्रोविजन बनाने के लिए क्या चाहिए, एक एस्टिमेशन चाहिए। तो एस्टिमेशन भी कौन देगा, जो लीगल एडवाइजर है आपका, उससे राय करोगे आप कि भाई ऐसे केस में लगभग कितनी पेनल्टी लग सकती है या कितना क्लेम देना पड़ सकता है, तो उस ब्याह पर आप क्या कर लोगे, अपना प्रोविजन क्रिएट कर लोगे। आगे मेरी बात समझ में या नहीं आएगी, ठीक है। तो जब हमारी जो कंटीजेंट लायबिलिटी है उसके चांसेस क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, तो हम उसके अगेंस्ट क्या बना लेंगे बेटा, प्रोविजन बना लेंगे, और प्रोविजन बना के हम उसके अंदर क्या करेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या कर देंगे, फिर उसको डिस्क्लोज कर देंगे। अच्छा, उसके बाद कहता है कि कंटीजेंट लायबिलिटी और कंटीजेंट, कहता है कंटीजेंट लायबिलिटी और लायबिलिटी में क्या डिफरेंस है, ये आप पढ़ लेना, बिल्कुल सिंपल है। कंटीजेंट का मतलब अभी ऑब्लिगेशन फ्यूचर में डिसाइड होगा, और वो जो प्योर लायबिलिटी है, कंटीजेंट लायबिलिटी का मतलब जो प्योरली उसकी अकाउंटेबिलिटी आपकी है, जो जो एग्जिस्ट करती है, आपको देनी ही देनी है, जिसका ऑब्लिगेशन क्या हो चुका है, फिक्स हो चुका है, ठीक है। ये इतना नहीं इंपॉर्टेंट। हाँ, ये कंटीजेंट और लायबिलिटी और एंड प्रोविजन, इसमें डिफरेंस दिया हुआ है, ये देख सकते हो आप। देखो बेटा, provision is a present liability of uncertain amount which can be measured reliably by using a substantial degree of estimation. आप क्या करते हो कि आपकी लायबिलिटी फिक्स हो चुकी है तो देनी ही पड़ेगी, आपको ये लग रहा है हाईली चांस हो चुके हैं, लेकिन कितना देना पड़ेगा अभी ये नहीं पता, कितना देना पड़ेगा अभी ये नहीं पता। अब कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं कहां से होंगे, सर यहाँ लिखा प्रेजेंट लायबिलिटी, मतलब लायबिलिटी है, कंफर्म है कि आपको देना पड़ेगा, लेकिन अभी उसकी क्या नहीं है, अमाउंट क्या नहीं है, सर्टेन नहीं है। मैंने वहां जो पढ़ाया था उसको वहीं रहने देना, सुन लो। अगर आपको ये लगता है कि आपके हाईली केस आपके अनफेवर में है, आपको डैमेज देना ही पड़ेगा, ठीक है, तो इसका मतलब आप क्या बना लो, अपने प्रोविजन बना लो और उसका एस्टिमेशन लगा के प्रोविजन बना लोगे, वो बात होगी यहाँ खत्म। अब ये सिंपल बात कर रहा है कि लायबिलिटी और कंटीजेंट लायबिलिटी में क्या डिफरेंस है, दूसरा क्या है, लायबिलिटी और प्रोविजन में क्या डिफरेंस है। तो यार सिंपल प्रोविजन की बात कर रहा है, प्रोविजन आप कब बनाते हो, समझ आ गई मेरी बात, ध्यान से सुनना। कहता है प्रोविजन इज ए प्रेजेंट लायबिलिटी, हमारी कोई लायबिलिटी प्रेजेंट में, लेकिन उसकी अमाउंट के बारे में भी फाइनल नहीं है, ठीक है, विच कैन बी मेजर्ड रिलायबली बाय यूजिंग ए सब्सटेंशियल डिग्री ऑफ एस्टिमेशन, मतलब हम अपने डिग्री ऑफ एस्टिमेशन का मतलब कितने परसेंटेज देना पड़ेगा, अपने जो जजमेंट को यूज करके, प्रूडेंस को यूज करके, जो भी उसका बेस है, जो भी उसकी लीगल एडवाइजर है या जो भी उस चीज में एक्सपर्ट है, अब कोई मान लीजिए क्लेम है बिल्डिंग से रिलेटेड है डैमेज, तो वही भी हो इंजीनियर वगैरह उस हिसाब से बताएगा, ठीक है, तो उससे हम एस्टिमेशन लगवाएंगे और उसका क्या बनाएंगे बेटा, प्रोविजन बनाएंगे। कंटीजेंट लायबिलिटी इज ए पॉसिबल ऑब्लिगेशन दैट मे और मे नॉट, समझा क्या, देनी पड़ भी सकती है और नहीं भी देनी पड़ सकती, वो डिपेंड किस पे करती है, अकरेंस और नॉन अकरेंस के ऊपर, और जो फ्यूचर का क्या है बेटा, अनसर्टेन इवेंट, ये बताइए इसको। उसके बाद कहता प्रोविजन मीट द रिकॉग्निशन ऑफ क्राइटेरिया, कहता प्रोविजन तब बनाएंगे जब जो प्रोविजन बनाने के क्या बेटा, क्राइटेरिया क्या हो जाए, पूरे हो जाए, पूरे मतलब आपके चांसेस जो हाईली चांस है कि आपको देना पड़ेगा, लेकिन अभी ये नहीं पता कि कितना देना पड़ेगा, तो हम उसका क्या बना लेते हैं, प्रोविजन। और आपको वैसे भी नॉर्मल प्रोविजन देख लो कि आपको पता है कि आपको नेक्स्ट ईयर रिपेयर करवानी ही करवानी है, 100% करवानी पड़ेगी। अब आपको ये आपने एस्टिमेशन लगवाया कि भाई साहब जो भी आर्किटेक्ट था, जो भी इन था कि हम इसकी रिपेयर वगैरह करवाएंगे या खर्चा लगेगा, तो कितना लग सकता है, तो वो क्राइटेरिया बताएंगे भाई साहब, ये क्राइटेरिया, उसके अकॉर्डिंग क्या बनाते हैं, अपने प्रोविजन बनाएंगे।
ए कंटीजेंट लायबिलिटी फेल टू मीट द सेम, उसका कोई क्राइटेरिया नहीं होता, वो तो कंटीजेंट है बेटा, वो क्या है बेटा, कंटीजेंट। ठीक है। प्रोविजन इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन एन एंटरप्राइज हैज प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइज फ्रॉम द पास्ट इवेंट, एन आउटफ्लो ऑफ रिसोर्स इमेंडिंग इकोनॉमिक बेनिफिट प्रोबेबल एंड रिलायबल एस्टिमेशन कैन बी मेड ऑफ द अमाउंट ऑफ द ऑब्लिगेशन। कोई बातें लिखी है बेटा, इसमें ये लिखा हुआ है। आप प्रोविजन कब रिकॉग्नाइज करोगे बताओ? एंटरप्राइज हैज प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइज फ्रॉम द पास्ट इवेंट, ठीक है, और उस रिसोर्स से इंपोर्टिंग का मतलब होता है उससे जुड़ी हुई है वो चीज, क्या बेटा, उससे जुड़ी हुई है। ठीक है। आउटफ्लो ऑफ रिसोर्स इंपोर्टिंग द इकोनॉमिक बेनिफिट इज प्रोबेबल एंड रिलायबल एस्टिमेशन कैन बी मेड ऑफ द अमाउंट ऑफ द ऑब्लिगेशन। मतलब आपका जो ऑब्लिगेशन है उसके अगेंस्ट कितनी पेमेंट देनी पड़ सकती है, आप उस चीज के प्रोविजन को क्या करोगे बेटा, रिकॉग्नाइज करोगे। थोड़ा बोरियत लग रहा होगा आपको, या पूरा लग रहा है? पूरा। ठीक है। कंटीजेंट लायबिलिटी इंक्लूड प्रेजेंट ऑब्लिगेशन दैट डू नॉट मीट द रिकॉग्निशन क्राइटेरिया, उसका कोई क्राइटेरिया नहीं होता बेटा, और प्रोविजन का अपना क्या होता है कि क्राइटेरिया होता है। इट मे इफ द मैनेजमेंट एस्टिमेट दैट द प्रोबेबल that the settlement of the obligation will be result in the outflow of economic benefit, it recognized as a provision in the balance sheet। अब मैनेजमेंट को ये लगता है कि इसका सेटलमेंट होकर आपको इकोनॉमिक जो है इसका आउटफ्लो होगा, तो आप उस चीज का क्या बना सकते हो बेटा, प्रोविजन। और अब मेरी बात सुनो, इसको दोबारा पढ़ो। इफ द मैनेजमेंट एस्टिमेट द प्रोबेबल दैट सेटलमेंट ऑफ एन ऑब्लिगेशन विल रिजल्ट इन आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट, ठीक है, इट इज रिकॉग्नाइज एज ए प्रोविजन इन द बैलेंस शीट। और कहता है इफ द मैनेजमेंट एस्टिमेट दैट द इज लेस लाइकली दैट एनी इकोनॉमिक बेनिफिट विल बी आउटफ्लो द फर्म टू सेटल द ऑब्लिगेशन, इट डिस्क्लोज इन द ऑब्लिगेशन एज ए कंटीजेंट लायबिलिटी। उसे लगता है कि हमारे चांसेस कम है, देने भी पड़ सकते हैं और नहीं भी देने पड़ सकते हैं, तो उसके लिए प्रोविजन नहीं बनाएगी। क्या बनाएगी? वही बात आ गई जो लास्ट पढ़ी थी हमने, जिसके हाईली चांसेज है तो अपने उसका क्या बना लेंगे बेटा, प्रोविजन। और उसके बारे में भी असर्टेन है, कुछ पता नहीं है, देना भी पड़ सकता है या नहीं देना पड़ सकता है, उसे क्या बनाएंगे हमने, कंटीजेंट लायबिलिटी। इससे आपको कोई दिक्कत नहीं, इसको छोड़ दो। अब आपके क्वेश्चन 1 मिनट में हो जाएंगे, बस आपने जो पढ़ा 100% देखो जल्दी, यही कर लो बेटा। ट्रू एंड फॉल्स। A contingent liability need not be disclosed in the financial statement। बोलो बेटा, कंटीजेंट लायबिलिटी नोट डिस्क्लोज करते फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, एसेट्स को नहीं करते, एसेट्स को अथॉरिटी की रिपोर्ट में दिखाते। बोलो बात समझ आएगी नहीं? इसमें से आएगा तो ए प्रोविजन फेल टू मीट द रिकॉग्निशन क्राइटेरिया, प्रोविजन फेल टू मीट, वो तो फेल कैसे करता, प्रोविजन तो क्राइटेरिया को पूरा करता है, प्रोविजन बनाते हैं अपने। अरे अभी तो पढ़ा है आपने, कहता है ए प्रोविजन फेल टू मीट द रिकॉग्निशन क्राइटेरिया, तो रिकॉग्निशन का क्राइटेरिया होता तभी तो क्या बनाते हैं, प्रोविजन बनाते हैं। कहता प्रोविजन क्राइटेरिया को फेल करता, क्यों करता है, वो तो कंटीजेंट करता है फेल। प्रोविजन तो क्राइटेरिया बनाता है कि कितना प्रोविजन देना पड़ेगा। बोलो बात समझ आएगी नहीं? थर्ड, a claim that an enterprise is pursuing through legal process where the outcome is uncertain is a contingent liability। दोबारा पढ़ो। एक बच्ची बोलती फॉल्स, एक बच्चा बोलता ट्रू। दोबारा पढ़ो। कितने क्वेश्चन है इसमें सारे? बस पहला समझ में आ गया, दूसरा समझ में आ गया, तीसरा आंसर देख के समझ में आ गया होगा। ट्रू बोले थे आप सारे बच्चे, कौन कौन बोले था ट्रू? देखो 3 बच्चे तो ट्रू बोले थे, तो 3 ट्रू बोला था। दोबारा पढ़ो, थर्ड नंबर पे ट्रू है। तो ए क्लेम दैट एन एंटरप्राइज इज परसुइंग थ्रू लीगल प्रोसेस वेयर द आउटकम इज अनसर्टेन इज ए कंटीजेंट है। फॉल्स बोले थे आप, फॉल्स क्यों है बता फिर? मजा नहीं है।
बताओ भाई फॉल्स क्या है? चलो रिद्धि आप बताओ बेटा। नहीं आप बोल बेटा, अगर फॉल्स है तो फॉल्स का लॉजिक दो ना मेरे को। लोकेश देगा, लोकेश बोल बेटा। है पढ़े बेटा, बताना क्या है। ए क्लेम दैट एन एंटरप्राइज इज परसुइंग थ्रू लीगल प्रोसेस वेयर आउटकम इज, आउटकम है ये, इज अनसर्टेन इज ए कंटीजेंट लाइबिलिटी। पहले तो इस लाइन का मतलब समझो क्या है। लग गया क्या? ये वो पैसे आने को कहते हैं कि ये लायबिलिटी है, पर ये लायबिलिटी नहीं है। वर्ड क्या लिखा है? आउटकम। तो वो कंटीजेंट क्या है? एसेट्स है, ना कि कंटीजेंट। फोर्थ, वेयर इट इज ए प्रोबेबल दैट द फर्म विल नीड टू पे ऑफ द ऑब्लिगेशन दिस गिव रेज टू कंटीजेंट लाइबिलिटी। दोबारा पढ़ो, दोबारा पढ़ो, दोबारा पढ़ो, दोबारा पढ़ो ना ट्रू वाले। क्योंकि वो पहले तो पता है where it is a probable that is a firm will need to pay of the obligation, this give right to contingent liability। प्रोविजन बनाना पड़ेगा, ठीक है ना? यार ऐसे मत करो यार प्लीज। प्रेजेंट फाइनेंशियल ओब्लिगेशन, बेटा पेपर में अगर इसमें से आए ना रियलिटी यहीं से उठ के आएगा, ये गारंटी है मेरी। प्रेजेंट फाइनेंशियल ओब्लिगेशन, प्रेजेंट फाइनेंशियल obligation of an enterprise which arise from the past event is termed contingent liability। क्यों? प्रेजेंट फाइनेंशियल ओब्लिगेशन तो लाइबिलिटी होती है। वही तो कह रहा हूँ, सर्टेन हो गया। ये अरे पढ़ो, इसने लैंग्वेज क्या यूज की देखो, प्रेजेंट फाइनेंशियल ओब्लिगेशन। जो प्रेजेंट में फाइनेंशियल ओब्लिगेशन ऑलरेडी है तो सेक्शन नहीं आया समझ में। प्रेजेंट फाइनेंशियल ओब्लिगेशन का क्या मतलब हुआ? तो सर्टेन है, फिर वो कंडीशन कैसे हो जाएगा? प्रेजेंट फाइनेंशियल ओब्लिगेशन ऑफ एंटरप्राइज विच अराइज फ्रॉम द पास्ट इवेंट टर्म्स एज ए लाइबिलिटी, नॉट कंटीजेंट लाइबिलिटी। क्या है वो? पास्ट के इवेंट से कोई प्रेजेंट फाइनेंशियल ओब्लिगेशन है, वो हमारा क्या है? लाइबिलिटी है, ना कि कंटीजेंट लाइबिलिटी। समझ आया कि नहीं आया? मल्टी चॉइस क्वेश्चन, इसको कर लो। ये दोबारा बताऊं क्या? सारे फॉल्स थे। कौन सा बेटा? लास्ट वाला। प्रेजेंट फाइनेंशियल ओब्लिगेशन, बेटा तेरा फीस देने का ओब्लिगेशन है प्रेजेंट में। अब बोल के सर कंटीजेंट है, दूंगी या नहीं दूंगी। अच्छा बात समझ आएगी। ये कहता प्रेजेंट में फाइनेंशियल ओब्लिगेशन है आपका देने का, ठीक है ना? ओब्लिगेशन प्रेजेंट में है तो फिर कंटीजेंट कैसे हुआ? वो तो लाइबिलिटी हुई ना। फिर मुझे कहता कंटीजेंट लाइबिलिटी, वो कंटीजेंट लाइबिलिटी नहीं है, वो तो लाइबिलिटी है आपकी। मल्टी चॉइस क्वेश्चन देखो बेटा, प्लीज आंसर नहीं देखिएगा कोई भी, रिक्वेस्ट है। चलो ऐसे है, ये कितने 5, 2 मिनट में 5 करो आप अपने आप, आंसर मत देखना। कितने बच्चों का सही होता अपने आप से? टेस्ट है एक तरीके का ये। फर्स्ट, कंटीजेंट एसेट्स यूजुअली अराइज फ्रॉम अनप्लान्ड और अनएक्सपेक्टेड इवेंट that give rise to the possibility of an inflow of economic benefit to the business entity, the possibility of an outflow। एसेट्स की बात हो रही है ना, क्या होगा? ए बोलो, बात समझाएगी। इफ एन इनफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट, इनफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट तो कंटीजेंट एसेट्स होता है, इनफ्लो है ना, इनफ्लो है ना। इज प्रोबेबल
आंसर मेरे को याद है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रिपोर्ट में दिखाते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बोलो क्लियर हुआ? कंटीजेंट एसेट्स अगर प्रोबेबल है तो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं दिखाएंगे, नीड नोट बी। क्या लिखा था? ये तो पहले दिखाते होते थे, लेकिन फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। तो कहते हैं अथॉरिटी की रिपोर्ट में दिखाएंगे, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रिपोर्ट में दिखाएंगे। कोई डाउट है किसी को इसमें? थर्ड, इन केस ऑफ फिलिंग्स इन द ब्लैंक्स, इधर 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 आउटफ्लो ऑफ रिसोर्स, यहाँ आउटफ्लो आते मेरे समझ में आ गया, कंटीजेंट लायबिलिटी आएगा, और बाद में लिखा भी ठीक है ना? इधर आउटफ्लो ऑफ रिसोर्स टू सेटल द ऑब्लिगेशन इज नॉट ए प्रोबेबल और द अमाउंट, प्रोबेबल है ही नहीं, मतलब चांस है ही नहीं, तो अमाउंट एक्सपेक्टेड टू बी पेड इन सेटल द लायबिलिटी कांट बी मेजर्ड विद द सफिशिएंट लायबिलिटी, कंटीजेंट लायबिलिटी समझ आएगी। फोर्थ, प्रेजेंट लायबिलिटी ऑफ अनसर्टेन अमाउंट, क्या बेटा? इसी में आंसर आ गया आपका, प्रेजेंट लायबिलिटी अनसर्टेन अमाउंट। लायबिलिटी तो प्रेजेंट हो गई है, अमाउंट बतानी बाकी है, कोर्ट का डिसीजन आना बाकी है। वकील साहब कहते हैं भाई साहब केस हाथ से जा चुका है, अपने को देना ही पड़ेगा क्लेम, डिसीजन अगली नेक्स्ट हियरिंग में आ जाए या उससे नेक्स्ट हियरिंग में आ जाए। क्या बेटा बताओ? प्रोविजन लाओ। इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंटीजेंट लायबिलिटी इज रिकॉग्नाइज, नो, एडजस्ट भी नहीं करते, एडजस्ट करो एडलेस नहीं करते हम, नोट रिकॉग्नाइज्ड। बोल बात समझ आ गया? तो इस प्रकार से हमारा ये चैप्टर हो गया कंप्लीट। ये थ्योरी के बेटा 3-4 चैप्टर है थ्योरी के, तो इसको प्लीज सुनो। पहले मैं क्या करता था, इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंटीजेंट लायबिलिटी इज रिकॉग्नाइज, मतलब बैलेंस शीट में कंटीजेंट लायबिलिटी दिखाते हैं, रिकॉग्नाइज का मतलब दिखाएंगे। रिकॉग्नाइज का मतलब क्या है? आप अपनी रिकॉग्नाइज पहचान करेंगे, वो नहीं है, रिकॉग्नाइज का मतलब उसमें दिखाएंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, समझ आ गया? बैलेंस शीट में रिकॉग्नाइज करेंगे नहीं करेंगे। अच्छा, एडजस्ट का मतलब किसी आइटम पे एड लेस करके उसको हम एडजस्ट करेंगे। क्या एक मिनट, क्या करेंगे? अरे ये कहता है उसमें था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करेंगे, ये क्या कहता है? रिकॉग्नाइज करेंगे, मतलब बैलेंस शीट के अंदर दिखाएंगे, ये मतलब होता है रिकॉग्नाइज का। बेटा रिकॉग्नाइज का मतलब क्या हुआ? रिकॉग्नाइज का मतलब उसको लाएंगे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, मतलब ट्रेडिंग पेंडल बैलेंस शीट में दिखाएंगे, उसको खर्चा मान के लायबिलिटी में, बैलेंस शीट में लायबिलिटी में शो रिकॉग्नाइज करेंगे, ये नहीं है। सिर्फ क्या करेंगे? फाइनेंशियल स्टेट नोट्स टू अकाउंट्स में क्या करेंगे? डिस्क्लोज करेंगे। रिकॉग्नाइज और डिस्क्लोज में बहुत मोटा फर्क है। रिकॉग्नाइज का मतलब उसको हम लायबिलिटी मानेंगे, डिस्क्लोज का मतलब सिर्फ डिस्क्लोज करेंगे, मतलब उसके फुटनोट में, नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोज करेंगे, दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। तो शायद समझ आई कि नहीं आई मेरी बात? रिकॉग्नाइज का मतलब बैलेंस शीट के अंदर लाएंगे, हमने लायबिलिटी मान लिया, ये मतलब है रिकॉग्नाइज। रिकॉग्नाइज एज ए एसेट्स, रिकॉग्नाइज एज ए लायबिलिटी, मतलब उसको एज ए एसेट्स मानो और एज ए लायबिलिटी मानो। ये कहता रिकॉग्नाइज करो, अगर ये लिखा होता ना डिस्क्लोज करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो सही होता, इसे कहता रिकॉग्नाइज करेंगे मतलब लायबिलिटी मानेंगे, गलत है। एडजस्ट भी नहीं करते, क्या करते हैं? नोट रिकॉग्नाइज। अगर इसे रिकॉग्नाइज नहीं करते हम, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या करते हैं? डिस्क्लोज करते हैं। तो डिस्क्लोज और रिकॉग्नाइज में बहुत बड़ा फर्क है। बढ़िया बेटा, आपने पूछा, कईयों का डाउट पूरा हो गया। अब आपने सेल की तो उसके तक सेल को रिकॉग्नाइज करो। ये अकाउंटिंग, ये जो रिकॉग्नाइज वर्ड है ना, ये आपको टेंशन मत लो, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का वर्ड है कि इनकम को क्या करेंगे? रिकॉग्नाइज करेंगे। इसका मतलब लोकेश इनकम को अपने पेंडल में सेल मानेंगे। रिकॉग्नाइज का मतलब ये है, समझा क्या? हमारा एएस है रेवेन्यू रिकॉग्निशन। क्या बेटा? मतलब रेवेन्यू कब मानेंगे और रेवेन्यू कब नहीं मानेंगे। ये देखो आपको दिखाऊं, अकाउंटिंग पॉलिसी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यूनिट 8 है, 1.89 निकालो, 1.93 पे आ जाओ, 1.93 पेज नंबर निकालो बच्चों। निकाल लिया? ये देखो
1.93 AS9 लिखा है ना, क्या लिखा है? ऐसे धरा ना बेटा, बाल दौड़े हुए धूप में नहीं हुए बेटा। रेवेन्यू रिकॉग्निशन AS9 मतलब रेवेन्यू कब मानेंगे कब नहीं मानेंगे। वहां रिकॉग्निशन का मतलब क्या है कि कब उसे लाइबिलिटी मानेंगे, लाइबिलिटी तो मानेंगे नहीं, लाइबिलिटी रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, क्या करेंगे? डिस्क्लोज करेंगे। क्या करेंगे? सारे एस के नाम है। ये देखो क्या क्या डिस्क्लोज करते हैं, ये पहला एस बताता डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। ये देखो एस 2 बताया था वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, तीसरा कैश फ्लो स्टेटमेंट, सारे दे रखे हैं इसके अंदर, सब है, टेंशन मत लिया कर।